नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का एनसीईआरटी आप सभी पहचानते होंगे। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, सभी को एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ता है। तो क्लास 10 का ये एनसीईआरटी है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जो क्लास 10 का है, और इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, मतलब जैव प्रक्रम। हिंदी देखे तो जैव प्रक्रम, और इसको साधारण भाषा में बोले तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी सजीव वस्तु, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, दो ही तो है, या तो प्लांट है या एनिमल है धरती पर। इसके अंदर उसको जीवन को चलाने के लिए, जीवन को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस चलता है, उसी को हम इसमें पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। जैसे हार्ट का ये तस्वीर बना हुआ है बच्चे, इसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है वो पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, कई सारा सिस्टम है वो सब पढ़ेंगे बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही बच्चे। 11th में यदि आप जाइएगा तो यहाँ बस एक ही चैप्टर में सारा सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन 11th में यदि कोई बच्चा बायोलॉजी रखता है तो उसको अलग अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग एक चैप्टर है, सर्कुलेटरी सिस्टम का अलग एक चैप्टर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का अलग एक चैप्टर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग एक चैप्टर ही है बच्चे। यहाँ सभी को ओवरऑल पढ़ा दिया है, लेकिन बेस कंसेप्ट, मेन जो बेस है बच्चे, बेसिक जिसको कहते हैं, यहीं से है। यहाँ अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो 11th आपको लल्लू लगेगा। इससे हल्का मॉडिफाई किया हुआ है क्लास 11th में, ठीक, आसानी से आप वहाँ समझ पाइएगा। लेकिन जो बच्चा 10th को नहीं पढ़ा अच्छे से, तो 11th में उसको निश्चित है कि दिक्कत होना ही होना है। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही। 12th में तो ये चैप्टर नहीं है बच्चे, लेकिन अगर यदि आप नीट का, मेडिकल का एग्जाम देते हैं, या तो एमबीबीएस के लिए, या इसके अलावा कोई और कोर्स, चाहे आपका बीडीएस हो सकता है, आयुष कोर्स हो सकता है, बी फार्मा हो सकता है, बीसीईसी का एग्जाम दीजिएगा, ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं बच्चे, स्टेट हो, कंपटीशन बड़ा एग्जाम हो, सभी में इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे ऊपर जाएँ, बीएससी करेंगे वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे। यदि जूलॉजी से बीएससी करते हैं या कोई और से, और आपका सब्जेक्ट कोई जूलॉजी आ गया, तो उसमें भी ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उससे ऊपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप बीपीएससी देते हो, यूपीएससी देते हो, कोई भी स्टेट पीसीएस देते हैं बच्चे, या कोई भी एसएससी वगैरह देते हैं, वहाँ सब भी कुछ न कुछ क्वेश्चन 30%, लगभग 20% सिलेबस बच्चे बायोलॉजी से शुरू रहता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना अच्छे से हम पढ़ाएंगे, एक एक लाइन अंडरलाइन करवा देंगे, कौन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है सो सब बताएंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें बच्चे। 3-4 वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अच्छे से, लाइन बाय लाइन, चाहे बच्चे बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, सभी चीज़ को हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़िए आप, सभी लाइन को हिंदी में एक एक लाइन पे एक्सप्लेन करेंगे, सारा डेफिनेशन सब यहीं पर अंडरलाइन करा देंगे बच्चे, और अंत में क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करा देंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाउ डू यू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बचपन में आप पढ़े होंगे, साइंस बचपन में पढ़ाया जाता है क्लास 3-4 में कि व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट इज़ नॉन लिविंग। लिविंग को यहीं बोल दिया बच्चा अलाइव, और जो नॉन लिविंग को नॉट अलाइव बोल दिया है। कि आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है, कोई जीवित है, या कोई जीवित नहीं है, मतलब कोई सजीव है या कोई निर्जीव है, आप इसमें कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। हम पहले भी बताए थे, एनसीईआरटी जब भी अपना चैप्टर का स्टार्टिंग करता है बच्चे, क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करता है। तो आप भी जिज्ञासा जाएगा है अपने अंदर कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम क्वेश्चन कहाँ से हम अपने अंदर जिज्ञासा लाएं कि कोई कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तब जाके आप अच्छे से कंसेप्ट सीखिएगा। कंसेप्ट सीखने का एक बहुत बेस्ट मेथड है कि क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। क्वेश्चन अराइज हो गया बच्चे, आंसर आपको ढूंढ लीजिएगा, आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। ठीक, देखते हैं आगे कि कैसे आप डिफरेंस कीजिएगा। आसान चीज़ है, आगे बताते हैं, उसी चीज़ को दिए हुआ है। इफ़ यू सी ए डॉग रनिंग, पहले वो क्वेश्चन पूछा है, उसके आंसर दे रहा है। यदि किसी कुत्ते को हम दौड़ते हुए देखते हैं, और एक काउ च्यूइंग कर्ड, या किसी गाय अपना अपना जो भोजन है उसको च्यूई कर रहा है, चबा रहा है, और अ मैन शाउटिंग लाउडली एट द स्ट्रीट, या कोई बंदा है, कोई जन है, कोई आदमी है या महिला या पुरुष हो, गली में एकदम जोर से चिल्ला रहा है, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, कुछ भी। वी नो डैट दीज आर लिविंग बींग्स, हम जानते हैं कि वे सब लिविंग बींग्स हैं, तभी वो चिल्ला रहा है। निर्जीव ऐसे आवाज़ नहीं निकालता है, निर्जीव आपको कोई चीज़ चबा नहीं सकता है, निर्जीव नहीं दौड़ सकता है, जो नॉन लिविंग थिंग होता है। व्हाट इफ द डॉग और द काउ और मैन वेयर स्लीप, यही यदि कोई काउ हो, डॉग हो या मैन अगर सो रहा होगा बच्चे, तो क्या आप उसको लिविंग कह सकते हैं या नॉन लिविंग। इसी को देखते हैं, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब जैसे एक लाइन बढ़ता है
उसका जवाब दिया, फिर से क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ा, फिर से क्वेश्चन। अच्छी तरीका है। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। अगर वो ये तीनों सो रहा है, कुत्ता हो, गाय हो या आदमी हो, यदि सो भी रहा है फिर भी वो जीवित है। बट हाउ डिड यू नो डैट? लेकिन अब हम कैसे बता सकते हैं? ना ही कोई दौड़ रहा है, ना ही कोई चिल्ला रहा है, ना ही कोई कुछ चबा रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, वी सी देम ब्रीदिंग। आप यदि पास जाके देखेंगे तो चाहे मैन हो, डॉग हो या का हो बच्चे, वो ब्रीद कर रहा होता है, सांस ले रहा होता है, सांस छोड़ रहा होता है। आसानी से दिख जाएगा। किसी गाय के पास जाइएगा तो देखिएगा उसका पेट के आसपास जो एब्डोमिनल एरिया होता है बच्चे, एक बार फूलता है, एक बार फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ब्रीदिंग कर रहा है। या नाक के पास हल्का उंगली दीजिएगा बच्चे, या अपने नाक के पास उंगली दीजिएगा, आप सांस ले रहे होंगे, छोड़ रहे होते होंगे, ठीक। तो उस समय वो मतलब ब्रीद तो कर ही रहता होता है स्लीपिंग के टाइम में। वी नो डैट दे आर अलाइव। इससे हम कह सकते हैं कि वो जिंदा है। देखिए बच्चे, ये एनसीईआरटी है। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बहुत ही भूमिका बांधता है, मतलब आपको बहुत चीज़ समझाता है, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। वी सी देम ग्रीन, सॉरी, व्हाट अबाउट प्लांट? ये तो एनिमल्स के बारे में देख लिए हम, काउ, डॉग और मैन के बारे में, लेकिन प्लांट के बारे में क्या कर सकते हैं? हाउ डू यू नो डैट दे आर अलाइव? प्लांट के बारे में कैसे बताइएगा कि वो जिंदा है? क्योंकि प्लांट ना ही दौड़ सकता है, प्लांट ना ही चबा सकता है, प्लांट ना ही आपको सांस लेते हुए ऐसे आपको दिखेगा, तो उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं? वी सी देम ग्रीन, तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्लांट को आप देखते होंगे, जो लिविंग प्लांट होता है बच्चे, उसका लीफ, फ्लावर अधिकतर ग्रीन होता है। फ्लावर तो नहीं, लीफ तो मैक्सिमम जो फ्लावर प्लांट है उसका लीफ ग्रीन होता है। अगर ग्रीन है तो कह सकते हैं कि ये लिविंग है। सम विल से, कुछ आदमी आप में से कहेंगे अगर ये उसका पत्ता तो ग्रीन है, इसका मतलब वो लिविंग है, क्योंकि जो डेड प्लांट होता है बच्चे, कोई भी डेड प्लांट होगा उसका जो लीफ होता है कभी भी ग्रीन नहीं हो सकता है। बट वाट अबाउट प्लांट डैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन? तो बताइए, अब फिर क्वेश्चन पूछा है कि उस प्लांट के बारे में आप क्या बताइएगा जिसका लीव्स ग्रीन होता ही नहीं है? कुछ ऐसा भी प्लांट है बच्चे जिसका लीव्स ग्रीन नहीं होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है वो कौन सा प्लांट है। तो देखिए, इसका ये क्वेश्चन पूछा हुआ एनसीईआरटी, इसका जवाब देता है। तो वैसा प्लांट क्या होता है? दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो डैट दे आर अलाइव। वो समय के साथ बढ़ता है। ऐसा कोई भी ऐसा पौधा हो बच्चे जिसका लीफ अगर ग्रीन नहीं है, वैसे तो सभी पौधा बढ़ता है, लेकिन उसके बारे में ये जवाब देना है कि जो पौधा ग्रीन नहीं है, जिसका लीव्स ग्रीन नहीं है, उसको हम कैसे लिविंग कर सकते हैं? तो उसको आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। मतलब आज देख लीजिए, एक सप्ताह बाद देखिए, उसके ग्रोथ में आपको अंतर आ जाएगा, इसका मतलब वो लिविंग है। So we know they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. कराए some will say, कुछ ऐसा कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कि think of some sort of movement, मतलब कुछ उसमें मूवमेंट आपको दिख सकता है, या तो ग्रोथ रिलेटेड हो सकता है, वृद्धि से रिलेटेड हो सकता है, और इसी ये आपको प्रमाण देगा लिविंग का, ठीक। मतलब ग्रोथ हो रहा है तो मतलब वो लिविंग है। बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजुअली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। कुछ ऐसा ही पौधा है कि आपको लगेगा नहीं कि वो बढ़ रहा है, मतलब आगे सामने उसका मतलब बहुत धीरे ग्रोथ करता है बच्चे, तो आपको नहीं लगेगा कि वो बढ़ रहा है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजुअल मूवमेंट। और कुछ एनिमल्स भी है जो बिना विजुअल मूवमेंट के, मतलब लगेगा नहीं कि कोई मूवमेंट कर रहा है। जैसे गाय के बारे में बताए थे बच्चे कि वो अगर ब्रीद करता है, या आप अपने बारे में फील कीजिए, जब आप ब्रीद करते हैं तो आपका जो एब्डोमिनल मूवमेंट होता है इन और आउट होते रहता है, एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है। लेकिन कुछ ऐसा एनिमल भी है जो ब्रीद तो करता है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होता है। सो यूजिंग विजुअल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। अतः ये जो दिखाई देने वाली गति है बच्चे, जो आप देख सकते हैं दिखाई देने वाली गति, जीवन के परिभाषित डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते कि किसी का मूवमेंट आपको यदि दिख रहा है तो वो लिविंग है, जिसका नहीं दिख रहा है वो नॉन लिविंग है। ये कोई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुआ बच्चे। आगे उसको और अच्छे से समझते हैं। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखिए मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल, अगर बहुत छोटे पैमाने पर देखें तो जो है नेकेड आई से बहुत सारा मूवमेंट दिखता नहीं है। जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, अणुओं का जो मूवमेंट है बच्चे, वो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल, इज दिस इनविजुअल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? तो क्या बताइए, वो दिखता नहीं है तो क्या इनविजुअल जो है मॉलिकुलर मूवमेंट, मॉलिक्यूल के अंदर जो मूवमेंट होता है वह लाइफ के लिए नेसेसरी है? क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी। आंसर देखिए, इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर इस क्वेश्चन को हम प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं, दे विल से येस, जरूरी नहीं है कि मूवमेंट हो, ठीक।
इनफैक्ट वायरस डो नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस, वायरस के बारे में देखिए, वायरस डो नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट, वायरस किसी प्रकार का मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं दिखाता है खुद में, अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक कि वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है। वायरस आपके भी आसपास है, हमारे भी आसपास है बच्चे, एटमॉस्फेयर में सब जगह है, लेकिन वो नॉन लिविंग के रूप में रहता है, जब तक हमारे शरीर के बाहर है वो नॉन लिविंग के रूप में रहता है, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं दिखाता है, ठीक। एंड दैट इज पार्टली वाई देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट, इसलिए अभी तक ये कंट्रोवर्सी है कि वायरस के बारे में हम क्या कहें, लिविंग है या नॉन लिविंग। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं बच्चे, हमेशा के लिए याद रखें, वायरस को अभी तक ना ही लिविंग कहा गया है ना ही नॉन लिविंग कहा गया है। वायरस के बारे में जब भी पूछे तो वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है। अगर शरीर के बाहर है तो नॉन लिविंग है, लेकिन शरीर के जैसे ही अंदर चल जाता है बच्चे वो खुद को लिविंग कर लेता है, ऐसा उसमें पोटेंशियल है। तो वायरस के बारे में कंट्रोवर्सी है, वो ना ही ट्रूली लिविंग है तो ना ही ट्रूली नॉन लिविंग है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोविड के टाइम में वायरस का क्वेश्चन तो आप समझ ही लीजिएगा, आना ही आना है। आगे पढ़ते हैं, वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, जीवन के लिए जो मॉलिकुलर मूवमेंट आवश्यक क्यों है। We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have tissue have cells have smaller component in them and so on. करें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, पहले के क्लासेस में बच्चे आप 9th क्लास में टिश्यू पढ़े होंगे, सेल पढ़े होंगे, उसमें देखे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही संगठित स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसके पास टिश्यू हो सकता है, टिश्यू सेल का बना होता है, सेल में भी स्मॉलर कंपोनेंट, आप ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइसोसोम, कई सारा कंपोनेंट है ऑर्गेनेल सेल के अंदर। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना, लिविंग का यह जो बच्चे संगठित जो व्यवस्था है, समय के साथ साथ ओवर टाइम के साथ क्या होता है, ये ब्रेक होते जाता है। ऑब्वियसली समय के साथ बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद बूढ़ा हो जाता है, फिर वो ब्रेक डाउन होकर एकदम मर जाता है बच्चे। वही कह रहा है कि जो हमारा सेल है, ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह समय के साथ डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव नहीं रह सकता है। अगर ये ऑर्डर ब्रेक हो जाए, ये जो ऑर्डर ब्रेक हो जाए तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं बचेगा, सजीव चीज जिंदा नहीं बचेंगे। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रीपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, इसलिए जो सजीव चीज है, सजीव लिविंग क्रिएचर मतलब सजीव जो जंतु है, उसको मस्ट कीप रीपेयरिंग, खुद को रीपेयर मतलब मरम्मत करते रहना होगा समय समय पर। मेंटेनिंग मतलब ये होता है अनुरक्षण, एक प्रकार से वही खुद को मेंटेन करना पड़ेगा बच्चे, रिपेयर करना पड़ेगा अपने स्ट्रक्चर को। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, चूंकि ये सारा स्ट्रक्चर अणु का बना होता है, मॉलिक्यूल का, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, इसलिए दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम उसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होते रहता है। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेंटेनेंस प्रोसेस क्या क्या है, आइए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं। देखिए बच्चे, ये हम पढ़ लिए हैं पूरा पेज, कहीं कोई दिक्कत हो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर बच्चे, वहाँ भी आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। कहीं से कोई चीज़ समझ में आया हो तो बच्चे बेझिझक प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, ठीक। कोई प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं। अब हम पढ़ते हैं वाटर लाइफ प्रोसेसेस, ये जैव प्रक्रम प्रोसेसेस है क्या। ओके, देखिए, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर। शरीर का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेंटेनेंस फंक्शन है, मेंटेनेंस फंक्शन का एक प्रकार से समझिए बच्चे सर्विसिंग, समय समय पर आप गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं, यदि गाड़ी का सर्विसिंग समय समय पर नहीं कराइएगा तो आपका गाड़ी जो सही से माइलेज नहीं दे पाएगा, ज़्यादा तेल खाएगा। ओके, तो वही है कि शरीर का भी एक मेंटेनेंस फंक्शन है, समय समय पर उसका होते रहना चाहिए, चाहे वो कुछ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, ठीक। दे आर नॉट इन डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर, चाहे कोई खास काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, मेंटेनेंस कराना आवश्यक है। इवन वी आर जस्ट सिटिंग इन, यद्यपि जब तक आप क्लास में भी बैठे हो, इवन वी आर जस्ट ए स्लिप, जब तक आप क्लास में भी सो भी रहे हो,
द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू बी गो ऑन। ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है, शरीर को एक प्रकार से मरम्मत करने का, अनुरक्षण करने का जो प्रोसेस है वो हमेशा चलते ही रहता है। आप अंडरलाइन करेंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट लाइन है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। यही सारा प्रोसेस, वे सभी प्रक्रम, प्रोसेस मतलब प्रक्रम, जो सम्मिलित रूप से, टुगेदर मतलब सम्मिलित रूप से, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस का कार्य करती है, साथ साथ इसी को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ओके बच्चे, ये लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन, छोटा सा डेफिनेशन है, ध्यान रखेंगे आप। आगे देखते हैं। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, चूँकि ये सारा जो मेंटेनेंस प्रोसेस है, अनुरक्षण का जो प्रोसेस है, आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज, ये क्यों जरूरी है, तो हमारे शरीर में कोई डैमेज ना हो, कोई ब्रेक डाउन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए ये होता है। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम, इसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता है। अब धीरे धीरे ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाएगा बच्चे, ठीक। इस प्रकार से चैप्टर को घुमा रहा है, आगे बढ़ रहा है बच्चे। ये एनसीईआरटी का बहुत ही खास बात है, ये सीधे डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट नहीं करता है। एस चांद और जो आप अलग अलग रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। एनसीईआरटी को पढ़ें, एक ही बुक में पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। वो रेफरेंस बुक आपका बस इतना लेंदी है बच्चे, कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी रहता है जो आपका टाइम ही खाएगा। हाँ, इंटरेस्ट तो आपको लगेगा कि यार एकदम नया नया चीज़ है, फैक्ट्स वगैरह सब है, मज़ा तो आएगा, लेकिन बच्चों कहीं काम नहीं आएगा, और उसके कारण आप जो है मेन कॉन्सेप्ट, मेन कंटेंट छोड़ देंगे। एनसीईआरटी पढ़ें कम में, इसमें कम ही दिया रहता है लेकिन बच्चे, लेकिन इतना ज़्यादा लगेगा कि कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिया रहेगा बच्चे, मोर देन सफिशेंट है। आप कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो बच्चे, इससे एनसीईआरटी से बाहर नहीं बनता है क्वेश्चन। सभी एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, 100% दावा है। इवन जो मेडिकल एग्जाम होता है बच्चे, 90 MBBS का, नीट का, उसमें 95% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आता है, बायोलॉजी से आता है, आप कहीं से भी पता कर लें। तो एनसीईआरटी ही पढ़ें, दूसरा रेफरेंस बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, इसी को 3 से 4 बार पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ये एनर्जी आप कहाँ से लेते हैं, शरीर के बाहर से लेते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द ऑर्गेनिज्म, इसलिए एक प्रोसेस लगातार चलते रहता है, ये एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराने का बाहर से भीतर की तरफ, विच वी कॉल फूड, जिसको हम क्या कहते हैं, भोजन। ये एनर्जी आप कहाँ से लेते हैं बच्चे, भोजन खाते हैं, आपको एनर्जी मिलता है। टू द इनसाइड, ठीक, या प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, और इसी को और अच्छे भाषा में क्या कहें तो पोषण। भोजन से हमें क्या मिलता है बच्चे, न्यूट्रिशन मतलब पोषण मिलता है। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर कोई मतलब जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा होता है बच्चे, खाना तो खाता ही है, खाना से न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, लेकिन बच्चा को ग्रो करना है, जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उसके लिए उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। छोटा रहेगा तो गाड़ी भी नहीं चला पाएगा सही से, बाइक वगैरह नहीं चला पाएगा, अगर हाइट छोटा हो जाए तो बहुत सारे चीज़ों में दिक्कत होगी। तो जो माताएं होती है बच्चे, उसको एडिशनल कोई हॉर्लिक्स पिलाती है, कोई बॉर्नवीटा पिलाती है, कोई कॉम्प्लान पिलाती है, कोई उससे भी प्रोटीनेशियस जो अलग अलग सप्लीमेंट मार्केट में मिल रहा है बच्चे, अपने बच्चे को वो देती है, ताकि ग्रो में इसका बेनिफिटेड रहे, उसका बच्चा जल्दी ज़्यादा ग्रो कर जाए। तो ये सब अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार करते हैं बच्चे। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। करा जी, धरती पर जो लाइफ है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है, इसलिए ये जो फूड मटेरियल, जो फूड सोर्स है, उसमें भी क्या दिखता है बच्चे, वो भी कार्बन बेस्ड ही होता है। ये लाइन अंडरलाइन कर लिए बच्चे। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज फूड्स आर ऑल्सो, ये फूड सोर्स भी अधिकतर कार्बन बेस्ड ही है। डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, कार्बन का जो अलग अलग स्रोत है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, सभी में कुछ न कुछ कार्बन है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता, सभी का अलग अलग जटिलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत सिंपल है बच्चे, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। प्रोटीन, फैट, विटामिन जो है बच्चे, धीरे धीरे ये डाइजेस्ट होता है, तो कम्प्लेक्सिटी उसका ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट का कम है। तो कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, अलग कार्बन सोर्स का जो कम्प्लेक्सिटी अलग अलग है, अलग अलग डिपेंड करता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस, तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट हो अलग तरह से भोजन करता है, अलग कार्बन खाता है, एनिमल अलग चीज़ खाता है। जैसे प्लांट की बात करें,
अगर आप गाय भैंस की बात करें बच्चे, जो ग्रेजिंग एनिमल्स है वो क्या खाता है, घास खाता है। घास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बच्चे ग्लूकोज की अपेक्षा। हम लोग तो घास नहीं खा सकते हैं, तो उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग न्यूट्रिशनल जो है डिमांड होता है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वराइड सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कह रहा है आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो बाहरी स्रोत है ये एकदम क्वाइट, बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग है बच्चे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट प्रोसेस को आप खुद तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इस वातावरण में तो सभी रह रहे हैं। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to uniform sources of energy that can be used to the various molecular movement needed for maintaining life process structure as well as the kind of molecules the body needs to grow। कह रहा है इस सारे जितना भी आप अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है, सबको ब्रेक डाउन करना है, ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। जो जितना भी कॉम्प्लेक्स है सभी को सिंपल फॉर्म में बदलना पड़ेगा बच्चे, तब जाके ये आपको एनर्जी देगा। कुल मिलाकर यही लिखा हुआ है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। इसके लिए जो बॉडी के अंदर कई सारा रिएक्शन चलता है, केमिकल रिएक्शन चलता है, रासायनिक अभिक्रिया चलता है बच्चे, जरूरी है, मतलब सेल के अंदर जो चलता है बॉडी के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। अंडरलाइन कर लें, ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो बॉडी के अंदर क्या चलता है बच्चे, जो सबसे कॉमन है रिएक्शन कौन है, ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग। ऑक्सीडाइज करना, रेड्यूस करना, ऑक्सीडाइज करना, रेड्यूस करना, ये सबसे कॉमन है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। This process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular need is what we call respiration। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को एक्वायर करने का जो प्रोसेस है बाहर से, एंड यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज। फूड सोर्स को तोड़ने के लिए हम चैप्टर 1 में पढ़े थे बच्चे, वहाँ पर एक रिएक्शन था, ग्लूकोज के साथ क्या जोड़े थे, ग्लूकोज के साथ बच्चे हम 6 ऑक्सीजन जोड़े थे, रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक जब हम पढ़ रहे थे, एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन पढ़ रहे थे वहाँ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा हुआ था, बाद में CO2 लिख देते हैं। ग्लूकोज जानते होंगे C6H12O6 होता है बच्चे, इसके साथ 6O2, यही जो बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं ये जुड़ के क्या बनाता है, 6CO2 बनाता है, 6H2O बनाएगा और 38 ATP ये एनर्जी हमको देता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, द रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना छोड़ना नहीं होता है बच्चे, सांस लेना और छोड़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक। रेस्पिरेशन का मतलब होता है हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं ताकि हम भोजन को ब्रेक डाउन कर सकें, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक। अच्छे से अंडरलाइन कर लिए, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चे। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स, ताकि हमारे सेल की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। सिंगल सेल कौन कौन है बच्चे, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब क्या है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्टेज में बी नीडेड बिकॉज द इंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बच्चे एक ही सेल ही है, तो उसके अंदर ना ही मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जिससे वो भोजन ले सके, गैसेज का एक्सचेंज कर सके और वेस्ट को बाहर कर सके। जैसे अपने में बात करें बच्चे, ह्यूमन में बात करें तो हमारे लिए गैसेज एक्सचेंज के लिए नोज़ बना हुआ है ना, नोज़ से हम गैसेज एक्सचेंज करते हैं, माउथ से हम भोजन लेते हैं, और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी हमारे पास, उससे हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करते हैं। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है नहीं, तो क्या वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। वो क्या होता है, वेस्ट बिकॉज द इंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। उसका जो पूरा का पूरा सेल है सीधे इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है बच्चे, उसी के साथ वो सारा प्रोसेस कर लेता है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। फिर क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी कि क्या होगा, व्हाट हैपन जब बॉडी साइज बढ़ जाएगा ऑर्गेनिज्म का और बॉडी डिजाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। वही मल्टी सेलुलर के बारे में बात कर रहा है बच्चे। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट,
द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल द सेल। कह रहा है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चे, उसका जो सारा सेल तो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, तो उसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन से आप ये सारा प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं, उसके स्पेसिफिक ऑर्गन बना हुआ है। We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their surround organization in the body of the organism. कर हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरियस बॉडी पार्ट, हमारे पास माउथ है, हार्ट है, लंग्स है, नोज़ है, लीवर है, किडनी है, अलग अलग प्रोसेस को करने के लिए अलग ऑर्गन्स बना हुआ है बच्चे, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, विशिष्ट जो ऑर्गन बना हुआ है हमारे पास। It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will be also in the function of specialized tissue. However, this poses a problem since food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all the parts of the body need them. कह रहा है कि फूड और ऑक्सीजन हम तो एक एक जगह से लेते हैं, फूड हम माउथ से लेते हैं बच्चे, और ऑक्सीजन को हम नाक से लेते हैं, ठीक। तो फिर एक एक सेल को हम कैसे पहुंचाएं? तो एक एक सेल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हमारे शरीर में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है बच्चे। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। सभी मतलब हमारा शरीर जो एक प्रकार का मशीन है, एकदम एडवांस्ड मशीन है बच्चे, कह सकते हैं बिल्कुल एडवांस्ड मशीन है, ये ऊपर वाला के द्वारा बनाया हुआ है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। While all the parts of the body need them, this situation create a need for transportation। अगर ऐसा सिचुएशन में एक ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है, क्योंकि माउथ से आप भोजन ले रहे हैं और एक एक सेल को पहुंचाना है। जो आपका थंब है, थंब में जो सेल है बच्चे, उसको भी भोजन पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम पहुंचा देंगे। कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, तो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हम वहाँ पहुँचा सकते हैं। When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproduct and are not only useless for the cells of the body but could even be harmful। कह ये सारा जो केमिकल रिएक्शंस होते रहता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है बच्चे, तो कार्बन और ऑक्सीजन के थ्रू जो होता है बच्चे, तो इसमें कई सारा बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जिसको हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चे आप जो भोजन लेते हैं, सारा जो प्रोसेस लीवर में डाइजेशन वगैरह के बाद कुछ न कुछ यूरिया भी बनता है, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन साइकिल लीवर के थ्रू चलता है। वो यूरिया हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, तो उसको बाहर करने की आवश्यकता है। वो हार्मफुल भी हो सकता है हमारे लिए, उसको हम कैसे बाहर करेंगे? तो उसके लिए भी एक प्रोसेस बना हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आपका एनस बना हुआ है बच्चे, उसके थ्रू हम जो है अगर आगे देखते हैं कि वो सब हार्मफुल है, सबको हम जो एक्सक्रीटरी चीज़ है उसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बाहर कर देंगे। कुछ स्वेट के माध्यम से भी, पसीना के माध्यम से भी, समर के सीजन में पसीना निकलता है, वो भी थोड़ा नमकीन होता है, तो अधिकतर जो एक्सेस साल्ट होता है उसके थ्रू बाहर चल जाता है। दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये जो बाय प्रोडक्ट जो वेस्ट है उसको शरीर के बाहर को निकालने की आवश्यकता है। एंड डिस्कार्टेड आउटसाइड बाय प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीजन। इसको एक प्रोसेस से निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीजन कहते हैं। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी, अगर बॉडी का जो बेसिक रूल है, डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीजन विल बी डेवलप। इसके लिए भी एक विशिष्ट ऑर्गन की आवश्यकता है जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, विच मीन्स दैट अ ट्रांसपोर्टेड सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू एक्सक्रीटरी टिश्यू। तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी क्या करेगा? जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास लाएगा। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन है बच्चे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका हो गया एनस हो गया, पेनिस बीच से भी होता है, आप टॉयलेट बाहर करते हैं, ठीक। आपका जो स्किन है, स्किन के अंदर भी पोर है, वहाँ से आप एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर को हम बाहर करते हैं। लेट अस कंसिडर द वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। करा आइए हम कई सारा प्रोसेस देखते हैं जो लाइफ को मेंटेन के लिए आवश्यक है। पहले चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको यहीं सॉल्व कर लिया जाए बच्चे। वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। करा डिफ्यूजन इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, इनसफिशिएंट का मतलब बच्चे अपर्याप्त, कि डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है? टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफ्यूजन क्यों इनसफिशिएंट है? तो मतलब देखिए बच्चे, मल्टी ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि ह्यूमन होता है, इसका जो बॉडी डिजाइन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमारा जो बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ठीक। इसके लिए आप जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन में क्या होता था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अपने आप चीज़ें पहुंच जाती थी। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चे, हमारे ह्यूमन के जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका बॉडी डिजाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यू है।
ये सारा काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड, हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, सेल्स हैं, ताकि ये नेसेसरी फंक्शन को हम परफॉर्म कर सकें। ठीक, इसलिए इनसफिशेंट है। डिफ्यूजन के थ्रू आप जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर ये सारा प्रोसेस करवा सकते हैं। सेकेंड है, व्हाट क्राइटेरिया डू यू यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। आपको कौन कौन सा प्रोसेस मतलब क्राइटेरिया ले सकते हैं, कोई चीज़ अलाइव है मतलब कोई लिविंग है, कोई चीज़ नॉन लिविंग है। तो ये तो लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस पूछ रहा है बच्चे, आसान है, कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, वाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या क्या है जो किसी ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता है। तो आउटसाइड रॉ मटेरियल आप फूड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जो फूड ऑक्सीजन तो सभी को आवश्यक है बच्चे, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग आवश्यकता है, वो उसके मतलब बॉडी के कॉम्प्लेक्सिटी पर को देखते हुए। ठीक, जो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको ज़्यादा। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेराइड। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चे, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेराइड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ओके। फोर्थ, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कई सारा प्रोसेस, जैसे बच्चे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे न्यूट्रिशनल है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीजन है। ठीक, ये सब मतलब लाइफ को मेंटेन करने के लिए कई सारा प्रोसेस है। ठीक, यहाँ तक बच्चे कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर बच्चे, वहाँ भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा हो तो बच्चे आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपके सारे क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आगे 6.2 है, न्यूट्रिशन भी पढ़ लेते हैं बच्चे। छोटा छोटा टॉपिक है, अभी तक तो बहुत ज़्यादा खास नहीं पढ़े, उतना तो आपको आता ही होगा। अब चैप्टर स्टार्ट हुआ है न्यूट्रिशन। आइए बच्चे न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आप अपने एनसीईआरटी को भी देखते जाएं। व्हेन यू वॉक और राइड ए बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। कह रहा है जब आप चलते हो या अपना साइकिल चला रहे होते हो तो आप एनर्जी का उपयोग कर रहे होते हो। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। कह रहा है जब आप मतलब साइकिल चला रहे होते या चलते हो तब एनर्जी की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन जब बच्चे आप कुछ नहीं कर रहे होते, कोई ऐसा अपरेंट एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हो, मतलब जब आप सो रहे होते हो, फिर भी एनर्जी की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर आवर बॉडी। जो हमारा बॉडी को मेंटेन करने, होम्योस्टेसिस जिसको कहते हैं बच्चे, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है हमेशा। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। हमको मतलब ग्रो करने के लिए बाहर से कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, मटेरियल की, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। और बहुत सारा चीज़ें जो शरीर के को आवश्यक है उसके लिए हमको बाहर से मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। ये सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है बच्चे, ये भोजन है जिसको हम खाते हैं। आगे देखते हैं, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स अपना भोजन कैसे लेते हैं। देखिए, द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी, एनर्जी का जो जनरल रिक्वायरमेंट है और मटेरियल है ये लगभग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है बच्चे। ठीक, लेकिन इसको कई कई तरीके से इसको फुलफिल किया जाता है। देखते हैं वो तरीका। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल फूड मटेरियल, मतलब जो कार्बन का जो सिंपल फूड मटेरियल है बच्चे वो यूज़ करते हैं, जैसे कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। प्लांट को देखते हैं वो जो क्या लेता है, वो तो आपसे सिर्फ बाहर से पानी मांगता है, एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और सनलाइट से, सूरज से सनलाइट ले लेता है। तो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है ये सब बच्चे। दीज ऑर्गेनिज्म लाइक द ऑटोट्रॉप इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। कुछ ग्रीन प्लांट और जो कुछ बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉप का मतलब बच्चे समझ लें, ऑटोट्रॉप, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ठीक, ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसको ऑटोट्रॉप कहते हैं। और अच्छे से बाद में देखेंगे उसमें कुछ बैक्टीरिया भी है। नहीं तो जितना भी ग्रीन प्लांट है बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है। सिंपल फॉर्म में, सिंपल इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, और जो कुछ दूसरा ऑर्गेनिज्म है कम्प्लेक्स सब्सटेंस का यूज़ करता है। प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, अच्छा देख लिए हैं वो।
दीज कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेता है बच्चे उसको क्या करना पड़ता है, ब्रोकन डाउन करना पड़ता है, फिर सिंपलर वंस में बदलने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है। बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मतलब शरीर को अपकीप के लिए और ग्रोथ के लिए उससे पहले उसको तोड़ना पड़ता है अगर कोई कम्प्लेक्स लिया हुआ है तो। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट। इसको अचीव करने के लिए शरीर के अंदर क्या है, तो बायो कैटलिस्ट है। क्या बायो कैटलिस्ट बच्चों, कैटलिस्ट होता है क्या, जो खुद पार्टिसिपेट तो नहीं करता है लेकिन आपकी रिएक्शन को प्रोसीड करने में मदद करता है, कॉल्ड एंजाइम। जो बायो कैटलिस्ट है एंजाइम है, ये खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है बच्चे, लेकिन वो जो भी इसका काम होता है, मतलब भोजन को डाइजेस्ट करने का, जो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल करने में इसका काम होता है। Thus, the heterotrophic survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. तो ये हेटरोट्रॉप के बारे में बताता है बच्चे कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड लेता है, तो कॉम्प्लेक्स फूड लेगा तो उसको कॉम्प्लेक्स फूड को फिर से सिंपल फूड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सेल को सिंपल चाहिए बच्चे, सेल को सिंपल फूड ही चाहिए, सेल कॉम्प्लेक्स नहीं लेता है। ठीक, तो सेल तो बहुत छोटा होता है, उसको सिंपल दीजिएगा कैसे, तो पहले उसको ब्रेक डाउन कीजिएगा। आपके पास ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहले माउथ में क्या है, टीथ है, टीथ से उसको ब्रेक डाउन कीजिए। बहुत ज़्यादा जब एकदम माइन्यूट पीस कर देते हैं तो फिर भी वो बॉडी के अंदर जाता है, उसको और ब्रेक डाउन करना है, तो बायो कैटलिस्ट जो है एंजाइम उसको एकदम ब्रेक डाउन करता है। तो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है, जो जिसको आप बाहर से लेते हैं, बनाया लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप में कौन कौन है, एनिमल्स एंड फंजाई है, हेटरोट्रॉपिक है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम यहाँ तक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से पहले ये सारा टॉपिक आपको हम अच्छे से बता दिए हैं, न्यूट्रिशन तक कंप्लीट कर दिए हैं, ये टेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग करा ही दिए हैं। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया हो बच्चे, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट हो, 10th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन तक का कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई क्वेरी हो तो भी आप हमें बता सकते हैं। 10th के बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में तो इसमें से 5 से 10 नंबर का लंबा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से या सर्कुलेटरी से, रेस्पिरेटरी से, किसी से भी पूछ लेगा बच्चे। रेस्पिरेशन वाला जो रिएक्शन है 6CO2 प्लस C6H12O6 प्लस 6O2, मतलब ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, वो आपको आना ही चाहिए, उसका फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला बच्चे, और प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखें। अंडरलाइन हम करा ही दिए हैं इंपॉर्टेंट चीज़ सब, इसमें जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं मिला है। आगे जब हम पढ़ेंगे बच्चे प्लांट और एनिमल में सर्कुलेटरी, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ और इंपॉर्टेंट चीज़ सब आएगा, वहाँ और बताएंगे। तो अभी हम हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट फूड यहाँ तक हम देख लिए हैं। कल हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर भी करें, जो भी आपका इच्छा हो। पसंद आए तो कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, थैंक्स लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, जो आपका इच्छा हो, छोटा छोटा बात लिख सकते हैं बच्चे अपने स्किल के अनुसार। और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं बच्चे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। पढ़ाई कंटिन्यू रखें बच्चे, पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। इस मिशन को हमेशा ध्यान रखें, या आप पढ़िएगा तभी आप आगे निकल पाइएगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चे। जीवन में आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कहीं से आपको कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। और एग्ज़ाम भले ही स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, लेकिन एग्ज़ाम बच्चे सभी हो ही रहा है। एग्ज़ाम देख रहे हैं, एग्ज़ाम हो ही रहा है, एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। और वहाँ एग्ज़ाम में जाके आप कहिएगा कि हम पढ़े ही नहीं हैं, तो और बच्चे पढ़ के आते हैं, जहाँ तहाँ से उसके घर में कोई सीनियर है तो उससे पढ़ लेते हैं। आपके पास कोई सीनियर नहीं हो, ठीक, किसी के पास कोई जानकारी नहीं, तो ऑनलाइन तो अवेलेबल बच्चे, मोबाइल तो सबके पास होता है। कुछ इधर उधर करने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए। सारे काम कीजिए, 1-2 घंटा डेली पढ़ा कीजिए बच्चे, डेली 1-2 घंटा पढ़िएगा। जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा, पढ़ाई से संबंधित कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी चीज़ अच्छे से समझ पाइएगा बच्चे, सभी चीज़ आसानी से कंप्लीट होते चला जाएगा अगर 1 से 2 घंटा भी डेली पढ़ते हैं तो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।